Hello everyone. So in this video we are going to discuss about determiners. In the last video also we have discussed about some determiners. तो इस वीडियो के अंदर भी हम किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? हम डिटर्मिनर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. तो आज इस वीडियो में हम जिस डिटर्मिनर के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं वो है एक तो बाय और दूसरा है विद. तो बाय और विद में ऑफन कंफ्यूजन होता है, तो हम सेंटेंस के साथ देखेंगे कि कहाँ पर बाय यूज होगा और सेंटेंस में कहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, विद यूज करेंगे. तो देखिए, बाय का मतलब अगर देखा जाए तो ये होता है के द्वारा. ठीक है, इसका मीनिंग होता है के द्वारा, सेंटेंस के अंदर बाय लिखा हुआ हो. और विद का मतलब होता है से. ठीक है, इसको और थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करूं तो बाय सेंटेंस के अंदर यूज होगा डूअर के लिए. किसके लिए यूज होगा? डूअर के लिए, कर्ता. ठीक है, जो एक्शन कर रहा है. और विद सेंटेंस में यूज होगा, वो होगा किसके लिए? वो होगा किसी वेपन के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी टूल के लिए. ठीक है, जिससे कोई कार्य किया जा रहा है. अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये आपको और क्लियर होगा. तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, आई कैन नॉट कट वेजिटेबल. I cannot cut vegetable by blunt knife. ठीक है, और देखिए, she was killed servant dagger. He killed, या इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, the snake was killed dash with stick. अब देखिए आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं. इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं. आई कैन नॉट कट वेजिटेबल बाय ब्लंट नाइफ. ऊपर देखिए, बाय डूअर के लिए यूज होता है, कर्ता के लिए. और बाय विद जो सेंटेंस के अंदर लगा हुआ है वो किसी वेपन, टूल, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होगा, किसी हथियार, औजार, इनके लिए काम में लिया जाएगा. तो पहले सेंटेंस में देखिए, आई कैन नॉट कट वेजिटेबल, मैं सब्जी नहीं काट सकती हूँ, बाय ब्लंट नाइफ. ठीक है, ब्लंट का मतलब जिसमें धार नहीं होती है. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ बाय लिखा हुआ है. तो यहाँ बाय नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? विद आएगा. क्योंकि नाइफ क्या है? नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट, हम कह सकते हैं एक टूल है, एक औजार है, जिससे हम क्या काट रहे हैं? जिससे हम काट रहे हैं सब्जियां. तो यहाँ पर याद रखिए, जब भी सेंटेंस के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी वेपन की, किसी टूल की बात हो रही है तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे? आप विद यूज करेंगे. अब दूसरा सेंटेंस देखिए, शी वॉज किल्ड डैश हर सर्वेंट डैश डैगर. अब हमें यहाँ पर देखना है कि बाय कहाँ पर आएगा और विद कहाँ पर आएगा. तो शी वॉज किल्ड बाय आएगा यहाँ पर. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? बाय हर सर्वेंट. तो शी वॉज किल्ड किसके द्वारा मारी गई? वो अपने सर्वेंट के द्वारा. शी वॉज किल्ड बाय हर सर्वेंट. तो सर्वेंट कौन है? यहाँ पर डूअर है. ठीक है, मारने वाला कौन है? सर्वेंट है. तो उस डूअर के साथ, उस कर्ता के साथ हमने क्या लगाया? यहाँ पर बाय लगाया है. अब सर्वेंट ने उसको किससे मारा है? डैगर से, खंजर से मारा है. ठीक है, तो खंजर या कटार से मारा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विद. क्योंकि डैगर क्या है? एक वेपन है, एक हथियार है. तो हथियार के लिए आ गया है विद. और जो डूअर है, जो करता है सेंटेंस के अंदर, उसके लिए क्या आएगा? बाय आएगा. तो बाय और विद के यूज से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो अब आई होप आपका क्लियर हुआ है. और आपको अब ये चीज जो है इसका ध्यान रखना है कि बाय डूअर के साथ लगाएंगे और विद लगाएंगे वेपन, इंस्ट्रूमेंट या टूल के साथ. अगला सेंटेंस देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड हिम. हिम आ रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या आएगा? विद नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बाय. क्योंकि डूअर कौन है? स्नेक को मारने वाला, सांप को मारने वाला कौन है? हिम है. तो हिम के पहले हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे. इज दैट क्लियर? अब देखिए, इस हिम के आगे
ठीक है। हम क्या देख रहे हैं सेंटेंस में कि लकड़ी के बारे में मेंशन किया हुआ है, लठ के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। तो यहाँ पर बाय स्टिक नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, विद स्टिक आएगा, क्योंकि उसने स्नेक को किससे मारा है, उसने स्नेक को मारा है डंडे से। ठीक है, तो आप समझ गए इस चीज को कि बाय कहाँ पर यूज होगा और विद कहाँ पर यूज होगा सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है कंफ्यूजन अक्सर बना रहता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेस के रिस्पेक्ट में इन कहाँ पर यूज होगा और एट कहाँ पर यूज होगा। जैसे हम कई बार शहरों का नाम सेंटेंस के अंदर देखते हैं, विलेज का नाम देखते हैं, लोकेलिटी का, कॉलोनी का, देश का। तो इन कहाँ पर यूज होगा, एट कहाँ पर यूज होगा, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन जो है ये किसी बड़े स्थान के लिए यूज होता है। ठीक है, बड़े स्थान के लिए, बड़े स्थान के लिए क्या यूज करते हैं हम, इन यूज करते हैं। और एट सापेक्ष रूप से जो छोटा स्थान होता है। ठीक है, तो जो छोटा स्थान है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, छोटे स्थान के लिए हम यूज करेंगे एट। सापेक्ष रूप से रिलेटिवली जो स्मॉल है, छोटे स्थान के लिए आपका आ जाएगा सेंटेंस में क्या, एट। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं सेंटेंस में लिखती हूं, आई लिव डैश सी स्कीम। आई लिव डैश सी स्कीम, जयपुर। ठीक है, शी लिव्स इन दिल्ली। देखिए इजी इजी सेंटेंसेस है, बहुत इजी है ये। आई लिव डैश सी स्कीम, तो सी स्कीम एक जयपुर के अंदर एक एरिया है। ठीक है, एक लोकेलिटी है। तो सी स्कीम देखें, अगर हम सापेक्ष रूप से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली सी स्कीम जो है जयपुर से तो छोटा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, छोटे स्थान के लिए हम यूज करते हैं एट। तो अब आप देखिए, आई लिव एट सी स्कीम। ठीक है, आई लिव इन सी स्कीम नहीं होगा, आई लिव एट सी स्कीम। अगला सेंटेंस देखिए, आई लिव डैश सी स्कीम, तो सी स्कीम एक छोटा स्थान है, एट। आई लिव एट सी स्कीम, और सी स्कीम के आगे जयपुर लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा इन, क्योंकि जयपुर जो है वो एक शहर है। ठीक है, और शहर जो है एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा क्षेत्र है। तो बड़े एरिया के लिए, शहरों के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, शी लिव्स डैश दिल्ली, तो दिल्ली एक बड़ा शहर है, उसके आगे क्या आएगा, इन आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो देखिए, आपके सेंटेंस में विलेज लिखा हुआ है, टाउन का नाम लिखा हुआ है, कॉलोनी का नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा देखिए कोई लोकेलिटी का नाम लिखा हुआ है। तो इनके जब भी नाम आपके सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो आप इसके आगे लगाएं एट। क्या लगाएंगे, एट, क्योंकि ये सापेक्ष रूप से रिलेटिवली गांव, टाउन, कॉलोनी और जो लोकेलिटी है ये छोटे एरियाज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके सेंटेंस के अंदर मान लीजिए सिटी का नाम लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है, जिले का। ठीक है, स्टेट का नाम है, कंट्री का नाम है, कॉन्टिनेंट का नाम है। तो इनके जो नाम है इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, इनके साथ आपको लगाना है इन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि सेंटेंस आपने ऐसे देखा होगा, आई वॉज born in a village, या सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, she lives in a town। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो विलेज है वो एक रिलेटिवली छोटा एरिया है तो उसके साथ एट लगाना है। टाउन जो है एक छोटा एरिया है, उसके साथ भी एट लगाना है। तो यहाँ इन क्यों लगा दिया है, तो देखिए यहाँ पर ये जो गांव है या टाउन है, जैसे ये सेंटेंस है, आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज, मैं एक गांव में पैदा हुआ था। तो यहाँ विलेज जो है वो कॉमन नाम के रूप में यूज हो रहा है।
ठीक है, विलेज जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो कॉमन नेम के रूप में किया गया है। शी लिव्स इन अ टाउन, वो किसी टाउन में, कस्बे में रहती है। ठीक है, वो किसी एक कस्बे में रहती है, तो यहाँ पर टाउन जो है वो कॉमन नेम के रूप में यूज किया गया है। तो विलेज, टाउन, ये दोनों कैसे यूज हुए हैं? कॉमन नेम के रूप में। ठीक है, कॉमन नेम के रूप में यूज हुए हैं। तो कॉमन नेम के रूप में यूज हुए हैं तो हमने इनके साथ लगाया इन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी आपको सेंटेंस में देखने को मिल सकती है। तो आपको पढ़ के सेंटेंस के अंदर ये पता करना होगा क्या वहां पर टाउन, विलेज है, इनका जो नाम है वो कॉमन नेम की तरह यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर आप उसके साथ इन लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन, देखिए जैसे मैं सेंटेंस लिखती हूं, आई स्टेड एट मॉस्को ऑन माई वे टू लंदन। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, द लिटरेचर फेस्टिवल will be held at Jaipur in January। आपके सामने मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आप देखिए, आई स्टेड एट मॉस्को ऑन माई वे टू लंदन। अब आप सोच रहे होंगे मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है, एक बहुत बड़ा शहर है, तो मैंने उसके आगे एट कैसे लगा दिया? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब कोई ऐसा स्थान है जो बहुत बड़ा है जैसे कि शहर, तो हम उसके आगे लगाते हैं इन। तो यहाँ मैंने मॉस्को के आगे एट क्यों लगाया? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, आई स्टेड एट मॉस्को ऑन माई वे टू लंदन। ठीक है, मैं मॉस्को में रुकी थी लंदन जाते हुए। जैसे फ्लाइट जो है जब वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाती है, जैसे आपको यहाँ से अगर यूएस जाना है तो बीच में उसका कहीं कहीं पे हॉल्ट होगा। कई बार हॉल्ट जो है कई दिन, कुछ एक आध दिन का भी हो सकता है। तो उसी तरीके से आई स्टेड एट मॉस्को ऑन माई वे टू लंदन, मुझे जाना था लंदन, तो मेरे लंदन के रास्ते में मॉस्को आया तो मैं मॉस्को में रुक गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब टेम्पररी, ठीक है, अस्थायी रूप से हम कहीं पर रुकते हैं थोड़े से समय के लिए, तब वहां पर हम शहर के आगे भी क्या लगा सकते हैं? एट लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द लिटरेचर फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट जयपुर इन जनवरी। सेंटेंस देखिए, द लिटरेचर फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट जयपुर इन जनवरी। अब आपको लग रहा होगा जयपुर एक शहर है और जयपुर शहर के आगे एट कैसे लग गया? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बात हो रही है किसी इवेंट की, और वो इवेंट कैसा है? टेम्पररी, हमेशा तो नहीं होता है। जयपुर जो लिटरेचर फेस्ट है, जो लिटरेचर फेस्ट है वो थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट अवधि के लिए होता है। तो जब थोड़े समय के लिए कोई चीज कहीं पर की जाती है तो वहां पर भी आप बड़े स्थान के लिए आगे एट लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों सेंटेंस में आपने देखा मॉस्को एक बड़ा शहर है, जयपुर एक बड़ा शहर है, और दोनों के आगे क्या लगा दिया गया है? एट लगा दिया गया है। क्योंकि जब भी सेंटेंस में टेम्पररी स्टे के बारे में बात की जा रही हो, अस्थायी रूप से रुकने के बारे में बात की जा रही हो, इसके अलावा किसी अस्थायी इवेंट के बारे में बात की जा रही हो किसी स्थान पर, तो फिर आप वहां पर एट जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे एरर्स भी आपको दे करके पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे बिफोर के बारे में और देखेंगे इन फ्रंट ऑफ को भी। तो हम बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बारे में अब बात करेंगे। तो बिफोर का मतलब क्या है? तो देखिए मीनिंग अगर देखें तो पहले, ठीक है, या समक्ष, पहले या समक्ष। सेंटेंस के अंदर जब भी आपको लिखना है तो आप क्या यूज करेंगे? बिफोर यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ, सामने, ठीक सामने के लिए आप यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ। फ्रंट सामने, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ कैमरा, मेरे ठीक सामने क्या है? एक कैमरा है। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। तो देखिए बिफोर का देखते हैं पहले एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा आई केम बिफोर यू। दूसरा सेंटेंस, ही वॉज प्रोड्यूस्ड
before the court. He was produced before the court. India raised the issue of LAC before the UN. देखिए इन सेंटेंसेस को, आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आई हूँ, ठीक है, आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आई थी, आई केम बिफोर यू। तो यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या है, पहले, ठीक है, आप किसी से पहले कहीं पर पहुंच गए हो, शी केम बिफोर यू, तो ये इसका मतलब यहाँ पर बिफोर का क्या है, पहले, किसी से पहले आप आ गए हो, ठीक है। तो समय के अंदर, समय में बात की जा रही है, किसी से पहले आप कहीं पर पहुंच गए हो, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, बिफोर यूज करेंगे। फिर देखिए ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, अब यहाँ पर जो बिफोर है इसका मतलब है समक्ष, ठीक है, उसे कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया गया, ठीक है, उसे कोर्ट के समक्ष लाया गया। ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, तो यहाँ पर बिफोर जो इसका मीनिंग क्या है, समक्ष। अब देखिए इंडिया रेज द इशू ऑफ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना के बीच में, बिफोर द UN, तो इंडिया जो है उसने ये मुद्दा जो है ये उठाया, किसका मुद्दा, LAC का, किसके समक्ष, UN के समक्ष। तो बिफोर जो है उसका मीनिंग पहले भी होता है, और बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मीनिंग समक्ष उठाना भी है, ठीक है, किसी मुद्दे को, किसी इशू को किसी के समक्ष रखने को भी हम क्या कहते हैं, बिफोर कहते हैं। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का मतलब है ठीक सामने, ठीक है, सामने का मतलब है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ से पोजीशन, पोजीशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। दूसरा सेंटेंस देखिए, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। देखिए तो देखिए इन फ्रंट ऑफ को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, पोजीशन के बारे में बता रहा है, और पोजीशन कैसी है, ठीक सामने। कोई चीज आपके ठीक सामने है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, कोई चीज ठीक सामने है किसी चीज के, तो हम यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ। जैसे ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, या ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन के ठीक सामने वो कूद गया, ठीक है, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं लोग इस तरीके से। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है, ट्रेन के ठीक सामने। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, सॉरी, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो यहाँ पर जो इन फ्रंट ऑफ यूज हुआ है इसका मतलब क्या है, मेरी गेट के सामने, मेरे गेट के ठीक सामने कार को पार्क मत करो, ठीक है, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे गेट के ठीक सामने कार को पार्क मत करो। तो इन फ्रंट ऑफ जो है वो हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है, किसी स्थान, किसी चीज के स्थान के बारे में बता रहा है, उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में हमें ये बताता है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर के अंदर डिफरेंस है, बिफोर से भी हमें लगता है कि सामने के लिए यूज हो रहा है, और इन फ्रंट ऑफ जो है वो तो सामने के लिए ही यूज होता है, लेकिन बिफोर का मतलब पहले है, ठीक है, समय के अंदर पहले है। और अगर हम बात करें तो बिफोर जो है उसका मीनिंग समक्ष भी है, ठीक है, समक्ष भी है। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अगला डिटर्मिनर। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऑपोजिट के बारे में। अभी हमने सामने के बारे में देखा, अब हम देखेंगे ऑपोजिट के बारे में। तो ऑपोजिट का मतलब क्या है, तो ऑपोजिट का मतलब है फेसिंग ईच अदर, फेसिंग ईच अदर, ठीक है, फेसिंग ईच अदर। और चलिए बाकी पहले ऑपोजिट देखते हैं, फिर बाद में हम बाकी जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑपोजिट फेसिंग ईच अदर, इसका एग्जाम्पल देखिए, the interviewer sat opposite me। ओके, अगला सेंटेंस देखिए,
द कोचिंग is opposite the bank। ठीक है, अब देखिए ऑपोजिट का एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है उसको देखते हैं। द इंटरव्यूअर सेट ऑपोजिट मी। अब जैसे इंटरव्यूअर कौन है? जो साक्षात्कार ले रहा है, वो बिल्कुल आपके सामने बैठा है। सामने बैठा है, कैसे बैठा है? पीठ करके नहीं बैठा है, उसका चेहरा भी आपके फेस के सामने, एकदम आमने सामने। तो दो चीजें जब एक दूसरे के ठीक आमने सामने होती है, बिल्कुल इस तरीके से, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? ऑपोजिट यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, द कोचिंग इज ऑपोजिट द बैंक। इसका मतलब कोचिंग का गेट और बैंक का गेट बिल्कुल इस तरीके से आमने सामने, और दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने है। तो ऑपोजिट का मतलब क्या है? ऑपोजिट का मतलब है ठीक सामने। जैसे एड्रेस के अंदर हम अक्सर ये मेंशन करते हैं ऑपोजिट XYZ हॉस्पिटल, ऑपोजिट XYZ बैंक। तो ऑपोजिट का मतलब है फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के एकदम सामने, और सामने भी किस तरह से, जो उनका फ्रंट है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है। ठीक है, तो ऑपोजिट का मीनिंग ये है सेंटेंस के अंदर। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। ठीक है, डिजीज जो है उनके साथ किस तरीके से आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन को, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो डिजीज से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, जैसे कि आपके सामने हो गया डाई। ओके, आपके सामने एक वर्ड है इल, एक है सफरिंग। ठीक है, इलनेस हो गया, सफरिंग है, और कॉज को रीजन है, जिससे रीजन ऑफ डेथ लिख देती हूँ, चलिए मैं, और इजी हो जाएगा। रीजन ऑफ डेथ, इनके साथ किस तरीके से आप प्रीपोजिशन जो है वो यूज करेंगे? कहने का मतलब ये, आपके सेंटेंस में अगर डेथ के बारे में मेंशन किया हुआ है तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो डेथ के बारे में मेंशन किया हुआ है तो आप ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो हम जब उसके डेथ के बारे में मेंशन कर रहे हैं बीमारी के साथ, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? हम ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति की मृत्यु के पीछे जो कारण बता रहे हैं वो किसी बीमारी को बता रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। आपके सेंटेंस में अगर इलनेस है, इल है, तो आप यूज करेंगे उसके साथ प्रीपोजिशन विद। आपके सामने जो सेंटेंस है उसमें अगर सफरिंग लिखा हुआ है, ठीक है, सफरिंग लिखा हुआ है, तो आप यूज करेंगे फ्रॉम। और रीजन ऑफ डेथ मेंशन किया गया है, बीमारी नहीं है। ठीक है, डेथ के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को कोई घाव हो गया है उससे उसकी डेथ है, तो घाव कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो फूड पॉइजनिंग से डेथ होना भी कोई बीमारी से मरना नहीं है। तो जब इस तरीके से डेथ होगी तो आप उसके साथ मेंशन करेंगे क्या? ऑफ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑफ नहीं, सॉरी, यहां पर यूज करेंगे आप फ्रॉम। ऑफ नहीं यूज होगा, यहां पर यूज होगा फ्रॉम। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने यहां लिखा, he died of cancer। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, he was severely ill with cold। he is suffering from fever। he died from food poisoning। ठीक है, अब देखिए इन सेंटेंसेस को। डाई के लिए मैंने कहा जब कोई बीमारी से डेथ हो रही है, ठीक है, जो डेथ है वो किसकी वजह से हो रही है? बीमारी की वजह से हो रही है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो डेथ जो है, डाई जो है, जब भी सेंटेंस के अंदर उसको यूज कर रहे हैं आप किसके साथ? बीमारी के साथ, बीमारी के नाम के साथ, तो आप लगाएंगे ऑफ। या सिंपली आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के चलते होती है तो प्रीपोजिशन ऑफ हम वहां पर यूज करेंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर,
he died of AIDS, he died of हार्ट अटैक। ठीक है, अब देखिए he was, अगला सेंटेंस देखिए जहाँ पे हम ill को देख रहे हैं, ill के साथ क्या आएगा, with आएगा। he was severely ill, ill आ गया तो ill के साथ आप preposition लगाएंगे with, he was severely ill with cold। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए suffering, अब suffering है तो suffering के साथ हमें क्या यूज करना है, suffering के साथ हमें यूज करना है from, तो याद रखिए suffering के साथ होगा from, he is suffering from fever। ठीक है, तो सफरिंग के साथ फ्रॉम यूज होगा। अब देखिए रीजन ऑफ डेथ है ना, रीजन ऑफ डेथ है आपके सेंटेंस के अंदर, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आप उसके साथ क्या लगा रहे हैं, फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं। ही डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, जो कि अपने आप में एक बीमारी नहीं है। तो डेथ किसी कारण से हो, ठीक है, डेथ किसी कारण से हो, किससे हो रही है, किसी रीजन से हो, तो आप यूज करेंगे फ्रॉम। और डेथ किसी बीमारी से हो रही है, डिजीज से हो रही है, तो आप यूज करेंगे ऑफ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, सफरिंग के साथ आप यूज करेंगे फ्रॉम, इल के साथ यूज करेंगे विद, और डाइड जब आप सेंटेंस में लिख रहे हैं तो आप लगाएंगे ऑफ। और इसके अलावा रीजन ऑफ डेथ आपने मेंशन किया है सेंटेंस में, रीजन मेंशन किया है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद अब हम बात करेंगे इन स्पाइट ऑफ, और वैसा ही दिखने वाला डिस्पाइट। ठीक है, तो इन स्पाइट और डिस्पाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब है के बावजूद। ठीक है, के बावजूद, और दोनों के अंदर जो है सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या है, के बावजूद। अब इनसे संबंधित एरर आपको दिया जा सकता है, वो एरर्स क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट ऑफ का एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा, ही गॉट टिकट टू contest election in spite of his criminal record. He didn't pass in spite of hard work. ठीक है, अब देखिए, he got ticket to contest election in spite of his criminal record। ठीक है, कि उसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में, उसको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिल गई उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी। ठीक है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके बावजूद भी उसको क्या मिल गई है, टिकट मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। ही डिडंट पास इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, ही डिडंट पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क, ऐसे भी कर सकते हैं सेंटेंस को, ही डिडंट पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कि वो जो है वो एग्जाम में पास नहीं हुआ कड़ी मेहनत के बावजूद भी। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर क्यों हम इसके बारे में देख रहे हैं, और क्या इससे संबंधित एरर आपसे दिए जा सकते हैं जो आपको ठीक करने होंगे। तो देखिए डिस्पाइट का हम देखते हैं, डिस्पाइट बीइंग rich he is not happy। अब देखिए डिस्पाइट बीइंग रिच, ठीक है, अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। अब यहाँ पर एरर क्या होता है, जैसे इन स्पाइट ऑफ, हमें लगता है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का मीनिंग सेम है बावजूद, तो सेंटेंस में एरर ऐसे हो सकते हैं, डिस्पाइट of being rich he is not happy। अब आप देखिए इसमें एरर क्या है, तो इसमें एरर है ये ऑफ। तो आपको याद रखना है कि डिस्पाइट के साथ क्या नहीं यूज होगा, ऑफ नहीं यूज होगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ
यूज नहीं होता है। तो ये इस तरीके के एरर्स दिए जाते हैं, यूज नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग सेम है, लेकिन डिस्पाइट के अंदर ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं, इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ के बाद अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। तो अगला है बाय, एंड बाय के अलावा हम देखेंगे टिल अंटिल। तो ये हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, हम टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर ये देखेंगे कि बाय और टिल और अंटिल कहाँ पर यूज होता है। तो देखिए बाय जो है वो सेंटेंस में एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, और ये जो टिल अंटिल है ये क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से ही आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो टिल अंटिल तो आपको बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, और जो बाय है वो आपको बता रहा है एंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम बाय सेंटेंस में जब यूज कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका मतलब होता है किसी समय तक, उसके बाद नहीं। और टिल और अंटिल जब हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, प्लीज रिटर्न these books by Friday। और देखिए एग्जाम्पल, finish, complete the syllabus by next month। अब दोनों सेंटेंस को आप देखिए, प्लीज रिटर्न दीज बुक्स बाय फ्राइडे। अब यहाँ पर ये जो बाय यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको फ्राइडे तक जो किताबें हैं वो वापस देनी है, फ्राइडे के बाद नहीं। ठीक है, तो एंड पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब तक आप किताब अपने पास रख सकते हो और आपको उस समय तक वापस लौटानी है। ठीक है, तो फ्राइडे तक बुक आपके पास रह सकती है और फ्राइडे तक वो आपको क्या करनी है, लौटानी है। तो आप फ्राइडे के पहले भी लौटा सकते हो, लेकिन फ्राइडे जो है वो लास्ट डे है। तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, और उसके लिए हमने क्या यूज किया है, बाय। तो जब बाय आ गया है आपके सेंटेंस में, तो बाय एंड पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है कि आपको उस समय तक जो है वो काम करना है। जैसे इस सेंटेंस में वो बुक के लिए कहा गया है तो फ्राइडे तक बुक रिटर्न करनी है, इट मीन्स नॉट आफ्टर फ्राइडे। इसका मतलब है फ्राइडे के बाद नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, कंप्लीट द सिलेबस बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कि जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, कब तक, अगले महीने तक, मतलब अगले महीने तक वो खत्म हो जाना चाहिए, अगले महीने के बाद नहीं। तो जब भी हम एंड पॉइंट ऑफ टाइम का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, बाय। ठीक है, अब देखिए टिल और अंटिल को हम देखते हैं। तो टिल और अंटिल जो है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जैसे सेंटेंस में हम लिखते हैं, आई विल बी बिजी टिल 7:30। ठीक है, और देखिए द गवर्नमेंट will not announce any vacancy until the election कर देते हैं, until the election। अब देखिए आप, I will be busy till 7:30। ठीक है, मैं व्यस्त रहूंगी 7:30 बजे तक। ठीक है, तो आप वहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि इस समय तक आई विल बी बिजी टिल 7:30। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम को जब आप रेफर कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे टिल। ठीक है, टिल और अंटिल में कोई डिफरेंस नहीं है। अंटिल जो है वो फॉर्मल है और टिल जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल है।
इतना ही फर्क है, ठीक है। आई विल बी बिजी टिल 7:30, में 7:30 बजे तक बिजी रहूंगी, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट विल नॉट अनाउंस एनी वैकेंसी अंटिल द इलेक्शन। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, जो सरकार है वो कोई वैकेंसी जो है उसका अनाउंसमेंट नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? इलेक्शन तक, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब इलेक्शन आने वाला होता है, इलेक्शन ईयर के अंदर काफी सारी जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस होती हैं, तो वही चीज है, द गवर्नमेंट विल नॉट अनाउंस एनी वैकेंसी अंटिल द इलेक्शन। तो यहाँ जो अंटिल है वो क्या बता रहा है? इलेक्शन तक, ठीक है। जब तक इलेक्शन का टाइम नहीं आएगा तब तक नहीं करेगी। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, टिल और अंटिल। अब गौर करने की बात यहाँ पर एक ये है कि अंटिल जनरली आप नेगेटिव सेंस के अंदर जब बोल रहे हो ना किसी भी कार्य के लिए कि ये तब तक नहीं होगा, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हैं? आप अंटिल यूज करते हैं। आप इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा, वी कैन नॉट ईट अंटिल द गेस्ट arrives, ठीक है। अब यहां पर भी until है, we cannot eat until the guest arrives, जब तक गेस्ट नहीं आते हम तब तक नहीं खा सकते हैं। तो यहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है, जब तक गेस्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट वैकेंसी अनाउंस नहीं करेगी, और मैं बिजी हूं कब तक? 7:30 तक। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करेंगे टिल या अंटिल। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो अंटिल, टिल जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और यूजुअली टिल की जगह अंटिल जो है वो राइटिंग में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये फॉर्मल है, ज्यादा फॉर्मल है। टिल जो है वो इनफॉर्मल है, और जो बाय है वो आपको एंड पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। सेंटेंस में इसको तब यूज करेंगे किसी भी वर्क के लिए, किसी भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं तो, कि जो समय आप बता रहे हो उसके बाद नहीं होना है, उससे पहले वो काम हो जाना चाहिए, या उस समय तक हो जाना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बाय है, इन है, ऑन है, इनका यूज कैसे होता है। मतलब जो यातायात के जो आपके साधन है उनके साथ आप इन प्रीपोजिशंस को किस तरीके से यूज करते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो आपके सेंटेंस में अगर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात हो रही है? ट्रैवल की बात हो रही है, कि आप जा रहे हैं, है ना। तो फिर आप क्या यूज करेंगे वो देखिए। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, आई एम गोइंग बाय कार, ठीक है। शी इज गोइंग देयर बाय ट्रेन। अब देखिए, ट्रेन है, कार है, ये क्या है? कार, ट्रेन यातायात के साधन है, और मैं कह रही हूँ आई एम गोइंग बाय कार, मैं कार से जा रही हूँ, कार में बैठ करके मैं जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ। तो मैं कैसे ट्रैवल कर रही हूँ? तो मैं कार से ट्रैवल कर रही हूँ। तो यहाँ पे कार जो है यातायात के साधन का नाम है, और सेंटेंस में उसका नाम जो है वो हमने किस लिए यूज किया है? ये बताने के लिए कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया बाय, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज गोइंग देयर बाय ट्रेन, ट्रेन से जा रही है वो, ठीक है, कहीं जा रही है, और कैसे जा रही है? ट्रेन में बैठ करके जा रही है। तो ट्रेन जो है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात का एक साधन है, और ट्रेन का नाम इस सेंटेंस में क्यों यूज हुआ है? ये बताने के लिए कि वो ट्रैवल कर रही है, और किससे ट्रैवल कर रही है? ट्रेन से। तो जब भी यातायात के साधनों का नाम ट्रैवल सेंटेंस में ट्रैवल के बारे में बता रहा है और ट्रैवल के साथ यूज किया गया है, तो आप उसके साथ यूज करेंगे बाय। अब देखिए, यही जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेंटेंस के अंदर, पर वो ट्रैवल के बारे में नहीं बता रहे हैं, है ना। तो आप क्या यूज करेंगे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखती हूँ, सॉरी, शी was sitting in the car, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, I have seen her in the train। अब इस सेंटेंस में भी वही कार है, वही ट्रेन है, लेकिन सेंटेंस क्या है? शी वॉज सिटिंग इन द कार, वो कार में बैठी थी।
अब कार का वर्ड का यूज यहाँ पर ट्रैवल के लिए नहीं किया गया है, बताया जा रहा है कार थी और उसके अंदर वो बैठी थी, तो कार यहाँ पर यूज हुआ है इस तरीके से। ट्रैवल के बारे में नहीं बता रहा है, यातायात के बारे में नहीं बता रहा है, यातायात के साधन का नाम है, पर सेंटेंस में हम ट्रैवलिंग से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई हैव सीन हर इन द ट्रेन, मैंने उसे ट्रेन में देखा था। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ट्रेन का नाम हमने यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के संबंध में यूज नहीं किया है। कहने का मतलब ये है यातायात के लिए नहीं यूज किया है, हमने किसी और रेस्पेक्ट में यूज किया है कि आपने किसी को देखा ट्रेन में। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा ट्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके साथ क्या लगा दिया, इन लगा दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा देखिए बाय इन के बारे में हमने बात कर ली, ऑन जो है उसको अब हम देखते हैं कि ऑन जो है वो कब यूज होगा। तो देखिए आपके सेंटेंस के अंदर टू व्हीलर्स का यूज हो रहा है। ठीक है, दो पहिया वाहन, जैसे आपकी बाइक हो गई, आपकी साइकिल हो गई। आपके सेंटेंस के अंदर एनिमल्स, घोड़े, ठीक है, हाथी, ऊंट, इनका नाम यूज हो रहा है। आपके सेंटेंस के अंदर बात हो रही है पैदल चलने की, फुट। ठीक है, पैदल चलने की बात हो रही है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, आप ऑन यूज करेंगे। जैसे देखिए he is going on bike. Okay, he is going on bike. I go to coaching on foot. अब देखिए सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाइक लिखा हुआ है, तो बाइक के अंदर बैठ के नहीं जाया जा सकता है, बाइक के ऊपर बैठ के जाया जा सकता है। सो ही इज गोइंग ऑन बाइक। तो याद रखना यातायात का जो साधन है अगर वो टू व्हीलर है तो ऑन आ जाएगा। आई गो टू कोचिंग ऑन फुट। ठीक है, मैं पैदल कोचिंग जाता हूँ। आई गो टू कोचिंग ऑन फुट। ठीक है, तो पैदल जाने की बात हो रही है तो आप ऑन यूज करेंगे। गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं और ट्रैवल करने के बारे में सेंटेंस में बात नहीं हो रही है तो इन आ जाएगा। और आप ट्रैवल कर रहे हैं कार से, ट्रेन से, ट्रक से, बस से, प्लेन से, तो आप यूज करेंगे क्या, बाय। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे। देखिए पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग। ठीक है, तो शब्दों के द्वारा, ठीक है, बहुत ही कड़वे शब्दों का प्रयोग करना, बहुत ही आक्रामक हिंसक शब्दों का प्रयोग करके किसी पर अटैक करना। कैसे अटैक करना, शब्दों से। आपने किसी के बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा है, मैसेज लिख दिया है किसी को। कई बार हम देखते हैं जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं उनके बारे में न्यूज़पेपर्स में बहुत ही कटु शब्द जो है उनका प्रयोग होता है। तो इस तरीके की जो निंदा की जाती है लिख करके या बोल करके, इस तरीके का जो अटैक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डायाट्राइब। क्या बोलते हैं, डायाट्राइब। ठीक है, तो जो कटु निंदा है शब्दों में, शब्दों के द्वारा या लिखित रूप में, उसको हम बोलते हैं डायाट्राइब। अब देखिए गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाय एन ऑब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, तो ऐसी सरकार जिसको एक व्यक्ति चला रहा है और सिर्फ वो ही सारे डिसीजंस लेता है, उसी के पास सारा पावर है और लोगों की नहीं सुनी जाती है, या वो अकेला ही जो शासन है उसको चलाता है, तो ऐसी इस सरकार को हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। तो ये भी याद रखिए। फिर देखिए डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम। ठीक है, दो ऐसी चीजें जिनको सेम होना चाहिए पर उनमें अंतर आ जाए, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस है, अंतर है। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देखते हैं तो उसमें आपके मार्क्स जो भी दे रखे हैं वो आपकी जो मार्कशीट आई है उससे अलग है, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर क्या है, डिस्क्रिपेंसी है। क्योंकि मार्कशीट में वही मार्क्स होने चाहिए जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, पर मार्कशीट में अलग नंबर है, ऑनलाइन अलग नंबर है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिपेंसी है ये। ठीक है,
अब देखिए टू हाइड और डिसगाइज, किसी चीज को छिपाना जो है, किसी चीज को छिपाया जाता है, नहीं बताया जाता है, तो उसके लिए क्या वन वर्ड यूज होगा? तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज होगा वो होगा डिसिमुलेट। क्या होगा? डिसिमुलेट। ठीक है, डिसिमुलेट जो है वन वर्ड यूज होगा टू हाइड और डिसगाइज के लिए। अब अगला देखें, द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विंस। ठीक है, किसी मैच का ऐसा रिजल्ट, ठीक है, ऐसा परिणाम जिसमें दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीत रही है। टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट के मैच होते हैं जिसमें दोनों में से कोई नहीं जीतता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉ। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ड्रॉ हो गया ये। ठीक है, कि कोई भी नहीं जीता है। अब देखिए ऑफ द डे टाइम, ऐसी चीजें जो दैनिक हैं और रोज होती हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऐसी चीजें जो रोज होती हैं, दैनिक हैं और दिन के समय होती हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डायर्नल। डायर्नल, सॉरी, डायर्नल। ठीक है, तो डायर्नल वर्ड जो है वो यूज होगा किनके लिए? जो डेली होने वाली एक्टिविटीज हैं। अब देखिए, और डे टाइम में होती है। अगला, अ पर्सन, प्लांट और एनिमल हु या विच इज बिलो द यूजुअल साइज। ऐसा जीव, ऐसा जंतु, ऐसा प्लांट जो नॉर्मल साइज से छोटा हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं डाफ। क्या यूज करते हैं? वन वर्ड डाफ, बोना। अगला देखिए, वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जो धन, ठीक है, इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करने के अंदर बहुत ही सावधानी बरतता हो, बहुत ही सावधानी से, मतलब कि वेस्ट ना करता हो, तो उसके लिए हम क्या वन वर्ड यूज करेंगे? इकोनॉमिकल। किफायती भी बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में। अब देखिए अगला वन वर्ड, दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो। उसके लिए अगर वन वर्ड यूज आपको करना है तो आप क्या वन वर्ड यूज करेंगे? दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो, तो उसके लिए हम कहेंगे एडिबल। ठीक है, एडिबल। एडिबल ऑयल, जैसे तेल जो है वो बालों में लगाने का भी होता है, सब्जी बनाने का भी होता है, खाना बनाने का भी होता है। तो खाना बनाने वाला जो ऑयल होता है उसको कुकिंग के अलावा एडिबल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई चीज है पेड़ पर लगी हुई, अब जरूरी नहीं है ना पेड़ पे लगी हुई सारी चीजें खाने योग्य हो, तो जो खाने योग्य जो भी चीजें हैं पेड़ की, उनके लिए हम क्या कहेंगे? एडिबल। अगला देखिए, अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति बन गई है जिस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम कहते हैं हिंदी में आपातकाल और इंग्लिश में इमरजेंसी। तो पॉलिटी वाला ही इमरजेंसी नहीं होता है, मेडिकल इमरजेंसी भी होती है ना। कई बार पेशेंट की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि डॉक्टर्स को तुरंत एक्शन लेने की, तुरंत उसको आईसीयू में लेने की, या जो भी इक्विपमेंट्स का यूज होता है उनको यूज करने की जरूरत है, तो हम उसको मेडिकल इमरजेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार आर्थिक इमरजेंसी भी हो सकती है। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो सिचुएशन है जिसमें आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं इमरजेंसी। ओके, थैंक यू सो मच।